Assalamualaikum students, hope so that you all are good and in a very good health. Today we are going to start our class 9 physics national book foundation unit number 1 physical quantities and measurements conceptual questions. Our first question is how physics play an important role in our life. इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ में किस तरह से एक अहम किरदार अदा करती है। इसके आंसर देने के लिए हम लोग आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखें कि किस किस चीज़ में किस किस प्रोसेसेस में फिजिक्स अप्लाई हो रही है। अगर हम लोग अपने सराउंडिंग्स का ऑब्जर्वेशन करें तो हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग फिजिक्स इज इन्वॉल्व। जैसे हाँ हमारी बॉडी से लेके ट्रांसपोर्टेशन मोबाइल फोन्स ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ में हमें फिजिक्स की एप्लीकेशंस नजर आती हैं। वही चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन एवरीडे लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टू स्मार्टफोन्स एंड इवन अवर बॉडीज। फिजिक्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्टफोन्स और इवन हमारी बॉडीज़ में भी। फिजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स जो है हमें एक्सप्लेन करती है कि आप किस तरह से आपके जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें किस तरह से प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक हो गया। एक्सप्लेन्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, किस तरह से आपकी कायनात काम कर रही है, आपकी पूरी वर्ल्ड किस तरह से वर्किंग कर रही है। एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव, चीज़ें किस तरह से मूव होती हैं। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड साउंड। और हमें पता चलता है कि हमारी एनर्जीज जैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं फिजिक्स में, तमाम एनर्जीज हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आ जाती है हमारे पास, हमारी एवरीडे में लाइट इन्वॉल्व होती है हर चीज़ को लाइटन अप ब्राइटन अप करने के लिए। और इस लाइट के अंदर भी फिजिक्स के प्रोसेस इन्वॉल्व है। हमारी साउंड एनर्जी से लेकर इन तमाम चीज़ों तक हमारी फिजिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे अंडरस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन हमारा एक टेक्नोलॉजी है ना, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। और हमारी डेली लाइफ रूटीन्स में भी फिजिक्स की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। Our next question is estimate your age in minutes and seconds. अब इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमने अपनी एज को एस्टिमेट करना है सबसे पहले मिनट्स में एंड देन हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ दैट सपोजिंग आई एम सपोजिंग दैट माई एज इज 15 ईयर्स। ठीक है, आप लोगों की जो एज होगी आप यहाँ पे वो वाली एज अपनी नोट डाउन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, चूंकि मेरी एज 15 ईयर्स है, मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी कि एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं। चूंकि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं तो मैं अपनी एज 15 के साथ 365 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। जब भी हम 15 को 365 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आंसर आ गया 5475 डेज, 5475 डेज। दैट्स मीन मैंने अपनी ईयर्स को अभी डेज में कन्वर्ट किया है। अब मुझे इस डेज को कन्वर्ट करना है आवर्स में। अब हमें ये पता होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मुझे अगर डे को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, इस 5475 डेज को मल्टीप्लाई कर दूंगी 24 आवर्स 24 के साथ। ठीक हो गया। जब मैं अपने जो डेज है 5475 इसको मल्टीप्लाई करूंगी 24 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 131400 आवर्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक हो गया। अभी मेरे पास जो आंसर आया है ये आया है आवर्स में। अब मुझे इस आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। For that I can say that 1 hour is equals to 30 minutes। हमें ये पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो मेरे पास जो टोटल आवर्स आए मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 60 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब मैं ये जो आंसर है ये मिनट्स में आ गया। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है वो तो आ गई है। अब उन्होंने कहा इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करें। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं चेक करूंगी कि मुझे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो इस पूरे मिनट्स की वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। Therefore, if I am 15 years old, my age in minutes is approximately this minutes and in seconds it's about this seconds। So अगर आपकी एज 15 है, 17 है, 18 है तो आप इस 15 के जगह पे अपनी एज के अकॉर्डिंग डिजिट्स लगाएंगे और आपका आंसर मिनट्स में कुछ और आएगा और सेकंड्स में कुछ और आएगा, लेकिन प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट का आइडिया होना बहुत लाजमी है। नंबर वन इज द बेस क्वांटिटीज। व्हाट इज बेस क्वांटिटी? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी हमने किसी से डिराइव की है। वो क्वांटिटीज जिनको हमने किसी से डिराइव नहीं किया और वो इटसेल्फ मौजूद हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। लाइक बेस को, किसी भी बेस क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं, 2 से 3 बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे कहा जा रहा है कि व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज: फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। अब हमें जो गिवन है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज, ये डिराइव्ड है, बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुई हुई है। डिफरेंट बेस 1 2 3 और आई डोंट नो, इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी फिजिकल बेस क्वांटिटी से ये क्वांटिटीज डिराइव हुई है। हमने वही निकालनी है। ठीक हो गया। हमने वही बताना है कि इन डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है। नंबर वन है हमारे पास फोर्स। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे इक्वल्स टू मिसिंग है, तो आप लोग इसको इस तरह से लिखेंगे: फोर्स इज इक्वल्स टू एफ, जो कि फोर्स को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल्स टू एम ए। इसका फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो है न्यूटन। न्यूटन तो हमने कह दिया, लेकिन न्यूटन इटसेल्फ, उसके अंदर की क्या क्या चीजें हैं, या न्यूटन को क्या क्या चीजें मिलकर न्यूटन बना रही है, हम लोग चेक करेंगे इसके फॉर्मूला से। फॉर्मूला में हमारे पास आर एम है, क्योंकि हर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वही वहां से हम लोग उसका यूनिट डिराइव करते हैं। एम को हम लोग मेजर करते हैं, या एम का ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स। एम के ऐसा यूनिट को हम लोग किलोग्राम्स कहते हैं। ए का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मीटर एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है। तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ये पूरा मिलके न्यूटन बनाता है। ठीक हो गया। सो अब हमें किस तरह से पता चला कि अब फोर्स के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। किलोग्राम, किलोग्राम किसका होता है? मास का। मीटर्स, मीटर्स किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड्स, हम सेकंड्स में किस चीज को मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं। सो हमें इस यूनिट से पता चला कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। किलोग्राम आप चेक करेंगे किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। मीटर्स किसका यूनिट है? लेंथ, हम लोग लेंथ किसी भी चीज के लेते हैं, पेंसिल की लेंथ लेनी है तो मीटर्स में लेते हैं, उसका ऐसा यूनिट मीटर है। सेकंड्स किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। सो इससे पता चला कि फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं: मास, लेंथ एंड टाइम। सो यहाँ से हमें ऐसे इस तरह से पता चलता है कि हमारी यूनिट एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर ये एक फोर्स डिराइव क्वांटिटी बनी है। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज के लिए हम लोग सबसे पहले, जैसा हमने फोर्स के लिए पहले उसका फॉर्मूला देखा था, फिर उसका यूनिट देखा था, यूनिट से भी हमें पता चला था कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। अब चार्ज के लिए हम लोग देखेंगे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है: करंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। हम लोग चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। अब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर्स में, ए में, और चेंज इन टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? एस में। ये आ गया हमारे पास। सो बेस क्वांटिटीज जो इस चार्ज में इन्वॉल्व हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है? एक तो इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व हो रहा है, और एस किसका यूनिट है? टाइम। सो ये दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इन द चार्ज। चार्ज एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें हमने इसके फॉर्मूला से पता करवा लिया, फॉर्मूला लिखा, उसका यूनिट लिखे, उन फॉर्मूला में मौजूद चीजों की यूनिट्स लिखे, और फिर हमें पता चला कि हमारी जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है वो कौन कौन सी हो रही हैं: इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। ओके। हमने फोर्स को भी चेक कर लिया, हमने चार्ज को भी चेक कर लिया। अब हमारे पास पीछे प्रेशर रह गया एंड पावर रह गया। प्रेशर के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास।
प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक हो गया, हमारे पास प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि एम ए है और इसका यूनिट न्यूटन होता है, एंड न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यूनिट ऑफ एरिया, हमने फोर्स का तो फोर्स को ब्रेक डाउन कर लिया, हमने ये जो फोर्स है इसको ब्रेक डाउन कर लिया किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब इस एरिया को ब्रेक डाउन करना है, तो एरिया का हमें पता है यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब हमें से क्या पता चला, सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिखेंगे फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रेशर का यूनिट पास्कल आ जाएगा यहाँ पे, और एरिया की जगह पे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हमें पता चला ये वाला जो मीटर स्क्वायर है और ये वाला मीटर, अगर हम इनको चेक करें कि मीटर +1 ऊपर है, नीचे +2 है, ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो +2 से -2 हो जाएगा, और +1 मीटर्स का, इस मीटर का +1 और इस मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, -1। मतलब इन दोनों की कैंसलेशन से हमारे पास मीटर m⁻⁻1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट बना वो क्या बना, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर इतनी कैलकुलेशन इतनी सिंप्लीफिकेशन ना भी करें तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन कौन सी ये क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। सो इसके लिए ये कैंसलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप ये कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन प्रेशर, किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, मीटर्स किसका यूनिट है, लेंथ का, एस किसका यूनिट है, टाइम का। सो आप इस तरह से बताएंगे, द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन प्रेशर आर mass, लेंथ एंड टाइम। ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर, कि पावर इटसेल्फ किसके इक्वल है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि वर्क इटसेल्फ किसके इक्वल है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट टी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमें यूनिट पता है किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो फोर्स का किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मीटर वहाँ पे 1 और 1 मीटर डिस्टेंस का, तो क्या बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड्स। सो अब इस पावर का जो ऐसे यूनिट होता है वो वॉट होता है, और वॉट के ऊपर वर्क का जो फॉर्मूला यूनिट था वो किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो ऊपर आ जाएगा, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड्स, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें वो समझ आ जाता है कि कौन कौन सा बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो हम चेक करते हैं, किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, मीटर मीटर जो है इटसेल्फ, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकंड इटसेल्फ किसका यूनिट है, टाइम का। सो इससे हमें पता चला जो जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही पावर में वो कौन कौन सी है, मैस, लेंथ एंड टाइम। ठीक हो गया। अगर आप इसको एक टेबल की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि फोर्स, फोर्स का डिराइव्ड यूनिट लिखें, उसमें इन्वॉल्व बेस क्वांटिटी बता दें, किलोग्राम मैस का, मीटर्स लेंथ का, और सेकंड्स टाइम का। अगर आप प्रेशर का बताना चाह रहे हैं तो प्रेशर का इसी तरह फॉर्मूला लिखें, उसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर दें। चार ये सारी चीजें जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आप इसको ऐसे टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज यू विश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रीफिक्स मिली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो का क्या 10 की पावर क्या होती है, और मिली में 10 की पावर क्या होती है। सो आप सबसे पहले माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो का सिंबल लिखेंगे और सामने बताएंगे कि 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइक्रो। मिली का सिंबल और साथ बताएंगे कि मिली जो है 10⁻³ के इक्वल होता है। अब आप क्या करेंगे, 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻³ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻3। ये किस तरह से आएगा, जब ये 10⁻³ ऊपर वाली साइड पे जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे वो माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो -6 + 3 इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ इस चीज को शो करता है दैट माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मिली। सो दैट्स द आंसर। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि
डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और साथ उसका डायरेक्शन भी बताते हैं। जबकि अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि ये वाली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम जब उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये भी बताते हैं, सिर्फ उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। उसमें हम डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व करते, वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं बताती। सो अगर वो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, इसको आपने जस्टिफाई करना है। वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, हम इसका आंसर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, its displacement is a straight line distance between the initial and the final positions along with the direction from the starting point to the ending point। सबसे पहले आपने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं तो हम साफ बताते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ये है और ये किस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट की है। आगे एग्जांपल जो बता रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव करती है, तो हम ये भी बताते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी 5 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की। साथ हम ये भी बताते हैं किस डायरेक्शन में हम उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। हम जब डिस्टेंस वगैरह बताते हैं तभी हम ये कहते हैं ना, हम मैग्नीट्यूड भी बताते, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम जब बताते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताते हैं और साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। सो when an object moves from one position to another, its displacement is a straight line distance between the initial and the final। initial कौन सी पोजीशन होती है, जहां से उस बॉडी ने अपना डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया है, और फाइनल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, जहां तक वो बॉडी रुका है या जहां उसकी लास्ट पोजीशन थी। अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, हम साथ उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक डायरेक्शन क्या थी, साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताते हैं। सो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हुए मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। ऑन द अदर हैंड, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्यों स्केलर क्वांटिटी है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। जब हम एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितनी जाउल्स ऑफ एनर्जी हमने इस बॉडी के ऊपर लगाई है। हम ये नहीं बताते कि हमने किस डायरेक्शन में बताई है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स स्पीड एंड मास। जब हम काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करते हैं तो हम सिर्फ उसका बताते हैं कि उसका स्पीड क्या थी, उसकी मास क्या थी। हम डायरेक्शन नहीं बताते कि वो किस डायरेक्शन में मूव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है एनर्जी की। तो हम इसकी एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बता रहे होते हैं किसी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस वो सिर्फ उसकी स्पीड और मास के ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो कि वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होती है। इसी वजह से एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को और समझना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम काइनेटिक एनर्जी में देखिए मैस बता रहे हैं, वेलोसिटी बता रहे हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं बता रहे। सो हमें इसके फॉर्मूला से भी इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी, डायरेक्शन नहीं बताएगी। सो होप सो कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ अनक्लियर रह गई है, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकी, तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और अपना मोटिव सिर्फ यही रखिए कि आपने इन क्वेश्चंस को समझना है। इसको लिखें खुद से, खुद क्रिएटिव बने, खुद से अपने वर्डिंग्स यूज करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें। आई नेवर एवर मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू जस्ट कॉपी। I ever motivate to just understand and then write it in your own words. सो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।